हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगी व्यंजन। तो आइए हम जानते हैं व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन की परिभाषा और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों, व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैंने आप लोग को पिछला वीडियो में स्वर बतलाया है। ठीक है, तो स्वर की परिभाषा क्या थी कि स्वरों जिनका उच्चारण करने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर होते हैं, लेकिन व्यंजन को उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं वो कैसे लेनी पड़ती है। का, तो बच्चों ये का अकेले नहीं है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, का के साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब ये बन जाता है का। यदि हम का की उच्चारण कर रहे हैं तो इसके आगे हमें आ सुनाई दे रहा है। क आ सुनाई दे रहा है ना, आप खुद ही उच्चारण करके देखिए। ख, उसके आगे क्या सुनाई दे रहा है? आ। ग, उसके आगे क्या सुनाई दे रहा है? आ। ठीक है, तो हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें उसके बाद में स्वर सुनाई देता है। ठीक है, हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके बाद में हमें स्वर सुनाई देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि व्यंजन को उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, हम इस तरह से कह सकते हैं कि, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ई। ठीक है, तो इस तरह। तो बच्चों आइए हम आगे जानते हैं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें दो अतिरिक्त व्यंजन अड़ा और अड्ढा को मिला देने से इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को एक एक करके बतलाती हूँ। स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन बच्चों आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारा परिभाषा क्या है? परिभाषा में क्या बतला रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अर्थात जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श करना मतलब छूना। स्पर्श करना मतलब छूना, विभिन्न भागों को छूती है। हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों को छूती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पर्श व्यंजन। बच्चों आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि वर्णों के उच्चारण में, वर्णों को बोलने में हमारी जीभ की मुख्य भूमिका होती है। यदि हमारी जीभ मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श नहीं करेगी तो हम बोल नहीं सकेंगे। बच्चों
संसार में हम कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं जो लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और उनका ठीक से नहीं बोलने का कारण है कि उनकी जीभ जो है वो ठीक से काम नहीं करती है। ठीक है, उनकी जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श नहीं करती है। तो बोलने में हमारी जीभ की मुख्य भूमिका होती है। अगर हमारा जीभ बोलने में मुख के विभिन्न भागों को ना छुए तो हम बोल नहीं पाएंगे और हम गूंगे कहलाएंगे। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन क्या करता है कि जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श मतलब छूना होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन इस प्रकार से है, इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो हम प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। इस तरह से स्पर्श व्यंजन 25 है। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजनों का और प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। बच्चों, परिभाषा में मैंने क्या बतलाया कि मुंह की जीभ जो है वह मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो हम देखते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कहने का मतलब इन वर्णों को बोलते समय, उच्चारण करते समय हमें मुंह के इन भागों का प्रयोग करना होता है। हमारी जीभ जो है वह मुंह के इन भागों को छूती है। ठीक है, तो आइए हम उच्चारण करके देखते हैं। ठीक है, क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। इसका प्रयोग, इसका उच्चारण करने में कंठ का प्रयोग होता है। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंगा को जब हम बोलते हैं तो हमें कंठ का प्रयोग करना होता है। कंठ का मतलब होता है गला। आप खुद ही प्रयोग करके देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा। हमको अनुभव हो रहा है कि जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमें कंठ की आवश्यकता पड़ रही है। आगे हम च वर्ग देखते हैं, च, छ, ज, झ, इया। जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमें तालु का प्रयोग करना हो रहा है। हमारी जीभ जो है वो तालु को छू रही है। बच्चों, दांत अंदर वाला दांत, बाहर वाला दांत नहीं, अंदर वाला दांत के जस्ट पीछे के भाग को हम तालु कहते हैं। और आप खुद ही इसको बोल करके देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि इसको बोलने में, च, छ, ज, झ, इया को बोलने में हमारी जीभ जो है वो तालु को छू रही है। आगे हम देखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अन्ना। इसका उच्चारण करने में हमारी जीभ जो है वो मूर्धा को छूती है। और बच्चों, तालु और कंठ के बीच का जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। आप खुद ही इसको बोल करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अन्ना, तो आपको मिलेगा कि हमारी जीभ जो है वो मूर्धा को छू रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं त वर्ग। त, थ, द, ध, ना। इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांतों को छूती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। ठीक है,
तो आप खुद ही बोल करके देखिए, त थ द ध न, तो आपको क्या अनुभव होगा, आपको क्या मिलेगा कि हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों को छू रही है। ठीक है, आगे है प वर्ग, प फ ब भ म। बच्चों, प वर्ग के वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें ओठ की आवश्यकता पड़ती है। आप खुद ही बोल करके देखिए, प फ ब भ म। हमें क्या मिलता है जब हम इसको बोल रहे हैं, तो हमारा ऊपर और नीचे दोनों ओठ आपस में एक दूसरे को छूते हैं, तभी हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। तो बच्चों, हम जान गए कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आपको एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें पूछा जा सकता है क का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इस तरह का प्रश्न भी हो सकता है कि च कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और च का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान तालु है। आप लोग उच्चारण करके देखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप लोग समझ गए कि स्पर्श व्यंजन क्या है और उसे किस तरह से बांटा गया है। आइए अब हम आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करते, उन्हें इस अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या है हमारा परिभाषा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ जो है वह मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले स्पर्श व्यंजन में क्या देखा कि जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। कहने का मतलब है कि वह हर भाग को थोड़ा थोड़ा स्पर्श करती है। ठीक है, कभी तालु को ऐसा लगता है कि कभी तालु को थोड़ा सा स्पर्श हो गया, कभी मूर्धा का स्पर्श हो गया, कभी दांत का स्पर्श हो गया, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, यानी पूरी तरह से किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। बच्चों, जब हम इसका उच्चारण करेंगे य, र, ल, व, आप यदि य बोल के देखें तो आपको लगेगा कि हमारी जीभ ना कंठ को स्पर्श करता है, ना तालु को स्पर्श करता है, ना मूर्धा को स्पर्श करता है। आप र भी बोलिए तो जीभ किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया है, क्योंकि इनको उच्चारण करने में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या फिर कहाँ पूछा जा सकता है कि यह कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग बता सकते हैं यह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, हम आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। आगे हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक बच्चों, जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है।
ठीक है। एक प्रकार की रगड़ उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस रगड़ से एक प्रकार की गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा गया है, ठीक है। इसे उष्म व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको उच्चारण करते समय मुंह में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। उष्म का मतलब होता है गर्मी, ठीक है, गर्मी उत्पन्न होना। इसीलिए यह व्यंजन जो है वो उष्म व्यंजन कहलाती है। ये 4 होते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह, श श श ह। बच्चों आप लोग खुद ही इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मुंह में एक प्रकार की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, गर्मी उत्पन्न हो रही है। आप लोग उच्चारण करके देखिए, श श श ह, हो रही है ना एक प्रकार की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है मुंह में। श स श ह। बच्चों हमें क्या मिलता है कि जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो मुंह में रगड़ के कारण एक ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, गर्मी मुंह से बाहर निकल रही है, ठीक है। इसलिए ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आप लोग उष्म व्यंजन समझ गए हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में एक प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं। आप लोग इसका उच्चारण करके देखिए, श श श ह। आपको खुद मिलेगा कि इनके उच्चारण करने में मुख से ऊष्मा निकल रही है, गर्मी निकल रही है, ठीक है। हम आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त का मतलब होता है 2 व्यंजनों का मेल, 2 व्यंजनों का योग, संयुक्त का मतलब है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त का मतलब ही होता है 2 व्यंजनों का मेल, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन? अक्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये व्यंजन है, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, ठीक है। ये व्यंजन है वे 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये व्यंजन किनके किनके मेल से बने हैं। अच्छा, ये क और श के मेल से बने हैं। क और श को मिलाने पर अक्षा बनता है। उसी प्रकार त और र के मेल से त्र बना है। उसी प्रकार जा और इया के मेल से ज्ञा बना है। उसी प्रकार श और र के मेल से स्रा बना है, ठीक है। तो अक्षा, त्र, ज्ञा और स्रा ये चारों संयुक्त व्यंजन है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अक्षा, त्र, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। और पूछा जा सकता है कि अक्षा किन किन व्यंजनों से बने हैं, त्र किन किन व्यंजनों से बने हैं। तो आप लोग बताएंगे का और स से अक्षा बना है और त और र से त्र बना है। उसी प्रकार ये सब बने हैं, ठीक है। तो बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं और उन चारों भेद को मैंने डिटेल से बतलाया
कि उनकी परिभाषा क्या है और वे कौन कौन से हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।